मैडम मुनियाल जी हमारे एआईसीसी से प्रवक्ता है और हमारे दक्षिण गुजरात के मीडिया के प्रभारी है एआईसीसी से। तो वो प्रोफेसर है दिल्ली में, पहले एक बार हम मिले हैं। मैं हमारी साउथ गुजरात हमारी मीडिया जीपीसीसी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साउथ गुजरात मीडिया सेल से मैं मैडम जी का और दीक्षित साहब का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आप सबका स्वागत करके मैं आपके बीच में अब दीक्षित साहब को ही आपको संबोधित करने के लिए, और वो आपको लगता है कि ये जो दिखाएंगे थोड़ा सा आप पार्टी के बारे में भी प्रकाश वो हमें देंगे और बाकी हमारी पार्टी का कंसेप्ट वो आपको बताएंगे। आदरणीय संदीप दीक्षित साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी पे बोले या इससे जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम संदीप दीक्षित है, दिल्ली से हूँ और मेरे आने का मुख्य उद्देश्य केवल एक ही है। हम लोग दिल्ली से हैं और स्वाभाविक है वहाँ 7-8 साल से केजरीवाल की सरकार है। इस सरकार को हम लोग खुद अपने आप से अनुभव करते हैं और दिल्ली में मुझे खबरें मिलती रहती थी कि अन्य प्रदेशों में उस सरकार की बड़ी तारीफ होती है, लोग बहुत सराहनीय समझते हैं उस सरकार का काम, और हम लोगों को इस बात को देख के बड़ा मजा आता था। फिर हमने देखा कि गुजरात में जब कांग्रेस ने एक अभियान चलाया और मेरे ख्याल में गुजराती में है, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं हिंदी में उसका अनुवाद सही करता हूँ, तो इसलिए देखा था कि भाई काम तो कांग्रेस का ही बोलता है। मेरे ख्याल से गुजरात में कैंपेन चलाया तो हमने कहा कि भाई दिल्ली में भी जो कुछ हुआ है, बल्कि और मैं दावे से कह सकता हूँ पिछले 7-8 साल में शायद नगण्य काम उसके हिसाब से हुआ है, और इसलिए मैंने कहा कि अपनी ये बात, अपनी समझ, अपनी जो जानकारी दिल्ली के बारे में आप सबके माध्यम से गुजरात की जनता से उसको दिखाऊं कि जो पार्टी दिल्ली में कम से कम अपना रूप दिखा रही है वो हम लोगों के दिल्ली के लोगों के हमारी जिम्मेवारी बनती है उसका सच आपके सामने में प्रस्तुत करूं। बाकी आपने कहा कांग्रेस के और विषय का, तो मैं अपने आप को केवल आम आदमी इसके काम से ही उसको निर्धारित करूंगा। गुजरात की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या है, वो गुजरात के नेता वो लोग उसको बेहतर देखें। सबसे पहले जो एक मैं चाह रहा था ज्यादा लंबा ना बोलूं, बाकी जो भी सवाल आपके मन में आएंगे पूछें, लेकिन 2 चीजें हम लोग बार बार सुनते हैं हमारी दिल्ली के बारे में कहा जाता है, एक शिक्षा के बारे में, एक स्वास्थ्य के बारे में, और कुछ थोड़ा बहुत रोजगार के बारे में बहुत दिल्ली के बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं। तो एक छोटी सी प्रस्तुति मैंने बनाई है जो मैं आपको निवेदन करूंगा कि सबसे शेयर कर लें अगर आप लोगों को उसमें कोई रुचि हो। उसमें आंकड़े हैं, वो आंकड़े मैं आपको दिखाता रहूंगा, लेकिन मैं दिल्ली की शिक्षा की कहानी पहले आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये जो एक नया आजकल चल रहा है ना कि दिल्ली की शिक्षा हिंदुस्तान में सबसे बेहतर है, ये तो हम लोगों को 2009-10 से पुरस्कार मिलते थे। इसमें क्या नई बात है मुझे आज भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं आपको 2 या 3 अखबार की कटिंग दिखा देता हूँ। 2011 में एक आरटीआई गई सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें बल्कि केजरीवाल के संस्था के सदस्य थे कि दिल्ली की सरकार की स्कूलों की हालत बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक सर्वे करवाया और सुप्रीम कोर्ट की 2011 में जजमेंट निकली, जो मैं आपको कोट करूंगा, कि दिल्ली के स्कूल हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन स्कूल हैं और हर स्टेट को दिल्ली का मॉडल फॉलो करना चाहिए। अब वो दूसरी बात थी कि उस जमाने में हम लोग ये बातें नहीं कहा करते थे मॉडल की। 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट छापती है जिसमें वो कहती है कि दिल्ली भारत सरकार के तमाम स्कूलों में, सरकार के तमाम स्कूलों में दिल्ली की शिक्षा सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी मानी जाती है। और ये इसी बात से दर्शा देता है कि अगर आप सीबीएसई के केवल रिजल्ट लें, क्योंकि हम लोग सीबीएसई बोर्ड के हैं, तो हम सीबीएसई से ही कंपैरिजन कर सकते हैं। गुजरात बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से तो अपने को कंपैरिजन नहीं कर सकते। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट 2005 या 6 से हिंदुस्तान में अव्वल रहे, ये कोई आज की बात नहीं। तो चलिए आते हैं दिल्ली में क्या काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसका 5 या 6 चीजें लेके मैं आपके सामने समीक्षा करता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हम क्यों बच्चों को स्कूल भेजते हैं, रिजल्ट के लिए। बच्चा पास हो, बच्चों के पास नंबर आए, बच्चा अपनी जिंदगी अच्छी करे, और कितने मार्क्स आते हैं इसका तो कोई मापदंड नहीं है हिंदुस्तान में, कोई एवरेज मार्क तो पता ही नहीं जाते हैं, लेकिन 12वीं में कितने बच्चे पास होते हैं ये आंकड़ा जरूर हमको पूरे देश से मिलता है। तो 1998-99 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आई थी तो 64% बच्चे 12वीं में पास हुआ करते थे, 64। और 2013-14 में जब हमारी सरकार हारी तो 89%
हम लोग आंकड़ा ले गए थे 64% से लेके उसको हम 89% ले गए थे। आज मोदी सरकार मोदी कह रहा हूं केजरीवाल सरकार उसको 96% पर ले गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर इसमें चमत्कारी प्रोग्रेस क्या है? जब 15 साल में हम 64 से 90 ले गए, आप उसको 7-8 साल में 90 से 96 ले गए। ये तो कोई भी ले जाए। एक सामान्य गति से अगर शिक्षा चलती है तो आपने अचीव क्या किया ये तो मुझे बता दो ना। फिर हम आते हैं एक और आंकड़ा जो कभी आपको केजरीवाल नहीं बताते हैं, वो है 10वीं क्लास के रिजल्ट। और 10वीं महत्वपूर्ण होती है। आप सब जानते हैं 10वीं में अब तो बोर्ड का इम्तिहान भी होता है। पहले आपके हमारे जमाने में भी बोर्ड का इम्तिहान होता था, बीच में 5-6 साल नहीं हुआ। 1998-99 में जब हमारी सरकार आई तो दिल्ली सरकार में केवल 34% था 10वीं बोर्ड का पास का मार्क्स। ये सारे आंकड़े इन ग्राफ्स में है, वो मैं आपको दे दूंगा, आप चाहें तो उसको खोल भी लूंगा। 34% बच्चे पास होते थे। 2009-10 तक ये 39 का आंकड़ा 88% पर पहुंचा, 88% पर। मतलब सिर्फ आप समझ लीजिए 10 या 11 साल में 34% से ये पहुंचा 88-89% पर, यानी समझ लीजिए 50% की बढ़ोतरी हुई। कहें इसी को कहते हैं क्रांतिकारी परिवर्तन। फिर मैं उसके बाद 99% बच्चे पास हुए, लेकिन मैं उस आंकड़ों को नहीं कोट करूंगा क्योंकि आपको याद होगा जब कपिल सिब्बल जी मंत्री बने थे तो 7-8 साल बोर्ड के इम्तिहान नहीं हुए, तो हर स्कूल में हर बच्चा पास हो जाता। इसलिए मैं 2009-10 से लेके 3-4 साल पहले के आंकड़े नहीं करता हूं, क्योंकि वो इंटरनल होते थे और दिल्ली सरकार में 99% बच्चे पास हुआ करते थे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आपकी सरकार। फिर आता है 10वीं में बोर्ड का इम्तिहान। आपको याद होगा मोदी जी की सरकार ने 3 साल पहले सीबीएसई में बोर्ड इंट्रोड्यूस किया। तो पहले साल जब बोर्ड का इम्तिहान आता है तो दिल्ली का पास परसेंटेज 10वीं में सरकारी स्कूलों में है 72%, 72%, और आज है 81%। अब ये मैं पूछना चाहूंगा कि जहां आज से 12-13 साल पहले 90% बच्चे पास हुआ करते थे, आज वो गिर के 81% में आ गए, तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे हुआ? ये कौन सा मॉडल है जो आप बेचना चाहते हो? मेरी तो कम से कम समझ से परे है। इश्तहार क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो जाने, आपके लिखाए हुए आर्टिकल क्या कहते हैं वो जाने, मैं तो आपको जमीनी हकीकत 10वीं की बता रहा हूं। और ये तब जब एक महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं आपके बीच में देता हूं, कोई भी शिक्षा के व्यक्ति हो उससे आप पूछ लीजिएगा, एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है जिसको कहते हैं ड्रॉप आउट। एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में कितने बच्चे क्लास से गिर जाते हैं। तो आप आश्चर्यचकित होंगे, 9वीं से 10वीं के बीच में, सिर्फ 9वीं से 10वीं के बीच में दिल्ली का ड्रॉप आउट रेट 14 से 15% है पिछले 3 या 4 साल से। मतलब 9वीं में इतने बच्चे हैं जो पास नहीं हो पाते 10वीं तक। तो अगर आप 9वीं से माने तो 30 से 35% बच्चे हमारे 10वीं में पास होते हैं। ये वो आंकड़ा है तो किसी का भी अंदर समझा देगा कि शिक्षा का मॉडल कहीं चलता नहीं है। फिर एक और आंकड़ा आपको बार बार सुनाई पड़ता होगा कि सब प्राइवेट स्कूलों से बच्चे भाग भाग के दिल्ली सरकार में आते हैं। सुना होगा आपने, प्राइवेट स्कूलों में छोड़कर आते हैं। बहुत से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। इसका भी मैं आपको सत्य बता देता हूं, कांग्रेस की जब सरकार शुरू हुई थी तो करीबन 8 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ा करते थे। और मैं थोड़ा वहां का प्रबंधन बता देता हूं। दिल्ली सरकार में 5वीं 6ठी से और 7वीं से नीचे की क्लासें एनसीडी चलाती है, उसके ऊपर दिल्ली सरकार चलाती है। तो जब भी कोई दिल्ली सरकार का आपको आंकड़ा बताएगा तो वो 8वीं 9वीं और ऊपर की क्लासों का बताता है। तो दिल्ली सरकार में 8 लाख के करीब बच्चे पढ़ते थे। जब हमारी सरकार हारी तो 16 लाख 10 हजार बच्चे पढ़ा करते थे। 5% हर साल बच्चे बढ़ते थे औसतन। हमारी आबादी बढ़ती थी 2-2.5%, उससे ज्यादा में हमारे बच्चे बढ़ा करते थे। पिछले 5 या 6 साल में आप लोग आश्चर्यचकित होंगे, जहां हम 16 लाख पहुंच गए थे वहां 15 लाख, 15.5 लाख, 14 लाख, 15.5 लाख बच्चे के दिल्ली सरकार के स्कूलों में रहे। और सिर्फ पिछले 2 साल में, और खुद इनकी रिपोर्ट कहती है कि कोविड के कारण इनके पास 16-17 लाख आए और आज 18 लाख बच्चे। और हमने ये कैलकुलेट किया कि अगर दिल्ली सरकार जो कांग्रेस के अंदर थी उसकी गति से अगर बच्चे बढ़ रहे होते तो आज हमारे पास कम से कम 24 लाख बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में होने चाहिए थे। 24 लाख की जगह सिर्फ आप समझ लीजिए 18 लाख 10 हजार बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूल में हैं। तो सवाल तो पूछना चाहिए आम आदमी से कि 6 लाख बच्चे गए कहां? आने की जगह, प्राइवेट स्कूल से आने की जगह दिल्ली सरकार में जितने बच्चे जाने चाहिए वो कम हो गए हैं। और इन्हीं की एक रिपोर्ट जो मनीष सिसोदिया ने संसद इनके विधानसभा में दी थी, उसमें वो दिखा रहे हैं कि जहां 2014 में
करीबन 26 या 27% बच्चे हैं केवल प्राइवेट में पढ़ा करते थे जब कांग्रेस की सरकार हारी। आज वो नंबर बढ़ के 29% हो गया, कम नहीं हुआ। तो बल्कि कहानी तो ये बनती है कि दिल्ली सरकार से बच्चे छोड़ छोड़ के प्राइवेट में जा रहे हैं, उल्टी कहानी नहीं चल रही। फिर आप आ जाते हैं टीचरों पे। आज टीचरों के मैंने इसमें आंकड़े दिए हैं। करीबन आज से 2013-14 की बात है, हमारे टीजीटी में करीबन 1900 और पीजीटी में करीबन 4-4.5 हजार टीचरों की कमी होती थी। आज दोनों की कमी हमारी 21,000 टीचर की कमी है दिल्ली, 21,000 टीचरों। और ये उनका आरटीआई बताता है, मेरे नंबर नहीं, वो आरटीआई भी इस पूरा ये जो झमेला मेरे पास पड़ा है इसमें रखा हुआ है। हमने एक आरटीआई में उनसे सवाल पूछा कि साहब आप सब जगह कहते हैं कि आप जो संविदा शिक्षा के लोग हैं टेम्परेरी है उसको परमानेंट कर देंगे, 8 साल में किया होंगे ना कुछ आप। तो आरटीआई में पूछा कि 20,000 इतने में कितने आपने परमानेंट किए, तो आरटीआई का जवाब आता है 0। एक भी दिल्ली सरकार के शिक्षक को ये परमानेंट नहीं कर पाए। आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि दिल्ली में 1040 के करीब स्कूल हैं। आपको पता नहीं होगा 777 ऐसे हैं जिसमें प्रिंसिपल नहीं है, 450 ऐसे हैं जिसमें वाइस प्रिंसिपल नहीं। ये केवल इनके आंकड़े मेरे नहीं है। आरटीआई से पूछा तो आप समझ लीजिए 70% स्कूलों में तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल ही नहीं है। और प्रिंसिपल क्यों नहीं है, इसके पीछे की मैं आपको कहानी भी बता देता हूँ। इन्होंने कुछ समय पहले एक नया सिस्टम चालू किया, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो स्थानीय आपके कार्यकर्ता बनाए जाते हैं और उनको बजट दिया जाता है खर्च करने का। जहां प्रिंसिपल होता है वहां एसएमसी का चेयरमैन फंड देता है और प्रिंसिपल के अप्रूवल से वो फंड जाता है। और जहां प्रिंसिपल नहीं होता है वहां फाइनेंशियल पावर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को चली जाती है। अब आप समझ लीजिए साहब, स्थानीय कार्यकर्ता अगर 5-6 लाख का बजट बिना ऑडिट के, बिना अकाउंट के, बिना चेक के, बिना वेरिफिकेशन के खर्च करेगा तो कितना धर्मार्थ में और परमार्थ में जाएगा और कितना स्वार्थ में जाएगा, ये तो आप लोग तय करिएगा, आप लोग जाने। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सी आपने देखा होगा तस्वीरें दिखाते हैं कि हमारे स्कूल बहुत बेहतर है। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ एक प्रेजेंटेशन आपको पोस्ट कर दूंगा। दिल्ली सरकार में दिल्ली के जगहों पे स्कूलों की बेहतरी आज नहीं 2006-07 से चालू हो गई। हमारे समय में, कांग्रेस के समय में 14-14.5 हजार कमरों का नवीनीकरण हुआ था। ये क्लेम करते हैं कि हमने 24,000 कमरों का नवीनीकरण किया था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, उसने आरटीआई में सवाल पूछा तो पता चला कि कुल मिलाकर केवल 4,000 कमरों का इन्होंने नवीनीकरण किया। तो हमें भी मालूम कि दिल्ली में कुछ स्कूलों का नवीनीकरण हुआ, बाकी जैसे थे वैसे हैं। फिर ये बार बार आप टीके मारते हैं कि हमने स्कूल बहुत नए बनाए। तो शायद ये भी मैं आपको बता दूं, इनका तो वायदा था कि हम दिल्ली में 500 स्कूल नए खोलेंगे। जब हमारी सरकार हारी तो दिल्ली में 1026 स्कूल थे दिल्ली सरकार, आज है 1046 स्कूल। केवल सिर्फ 20 स्कूल बढ़े हैं पिछले 8 साल में, कोई स्कूल नया नहीं बढ़ा। स्विमिंग पूल जिसका ये तस्वीरें दिखाते हैं, आरटीआई हमारे पास है, वो भी मैं आपको दे देंगे। 15 स्विमिंग पूल बनाए कांग्रेस सरकार ने और आपकी सरकार ने 2 स्विमिंग पूल। आपने देखा होगा बीच में ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एक स्कूल में ले गए थे और दिल्ली सरकार के स्विमिंग पूल के आसपास उनको टहलाया था। उसमें अगर आप पीछे देखेंगे तो तस्वीर में पीछे दिखता है स्विमिंग पूल इनॉग्रेटेड बाय शीला दीक्षित। वो ढकना भूल गए, कभी कभी हो जाता है, आदमी ज्यादा अहंकार में छोटी छोटी चीजें ढकना भूल जाता है। लेकिन अब क्या करें साहब, जब बनाया ही सब हमने तो अभी कितना उस पर कूद लेंगे। फिर आप देखिएगा, एक कल परसों उन्होंने मनीष सिसोदिया जी ने बड़ी सुंदर एक वीडियो निकाली कि एक स्कूल हिंदुस्तान में बेहतर माना जाता है, द्वारका का स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, उसकी बिल्डिंग की तस्वीरें उन्होंने सामने की। और मुझे याद आ रहा कि इस स्कूल को 2001-2 में जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, शिलान्यास नहीं इनॉग्रेशन जब हुआ था, उस समय मैं सांसद नहीं था, लेकिन बाई चांस अपने माता जी के साथ इसके इनॉग्रेशन पे भी मैं गया। और ये क्या हुआ था, दिल्ली सरकार ने 2001 में एक नया तरीके से स्कूलों को बनाने का सोचा था। उन्होंने क्या किया कि जो सामान्य स्कूल चल रहे हैं उसमें 20 या 21 प्रतिभा विद्यालय दिल्ली में बनाए गए थे। राजकीय प्रतिभा विद्यालय, RKPVV करके इनका नाम आता है। उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जो सामान्य स्कूलों में बच्चे अच्छा करते हैं वो एक एंट्रेंस एग्जाम देके राजकीय प्रतिभा विद्यालय में एंट्री ले सकते हैं। और ये 21 स्कूल कांग्रेस के समय नए बने, बेहतरीन स्कूल बने।
और ये जो बार बार आपको स्कूल बताए जाते हैं जो हिंदुस्तान में टॉप करते हैं, वो 2007-8 से यही स्कूल हैं जिनका 100% पास रिजल्ट है, चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो चाहे कोई और हो। इन्होंने उसको एक नया तरीका दिया, आज के थोड़ा राजनीति में नए नाम देने का तरीका है, तो उन्होंने प्रतिभा विद्यालय को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस कर दिया। आपने चंद्रिका जी देखा होगा, SOE नाम से ये करते हैं, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, और इसलिए कहते हैं कि हमारे स्कूल है क्योंकि हमने उनका नामांकन बदला। अब आप मान लीजिए उनके स्कूल है कि हमारे स्कूल है। ये मैं जो थोड़ी बहुत 3-4 आंकड़ों 5 आंकड़ों से आपको कथा सुनाना चाह रहा था, ये मैं इसलिए बता रहा था कि दिल्ली में सही में जो क्रांतिकारी काम शिक्षा में हुआ वो कांग्रेस की शीला जी के 15 साल की सरकार में हुआ। उसने एक ऐसा मजबूत ढांचा बनाया जिसमें इनकी सरकार ने आकर उसी ढांचे को 4 गुना बजट करके, मेरे ख्याल से 5-6 गुना उसकी इश्तहारबाजी करके उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की। कुछ जगहों पे तो हम नीचे भी गिरे, चाहे 10वीं की बात हो चाहे नए स्कूल बनने की बात हो, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन सही में केजरीवाल भी अगर सही में कहे, मेरे आंकड़ों की बात करें, और मैं बार बार आंकड़ों से नहीं, मैं बार बार कहता हूं हर मंच से कि आपके माध्यम से मैं चुनौती देना चाहता हूं, चाहे सूरत में करना चाहें, चाहे अहमदाबाद में करना चाहें, चाहे राजकोट में करना चाहें, चाहे दिल्ली में करना चाहें, चाहे दिल्ली सचिवालय में करना चाहें, चुनौती है मेरे साथ टेबल में बगल में बैठ जाएं, इनकी सारी टीम बैठ जाए, मैं अकेला बैठूंगा और झुटला सकता हूं इनके पूरे के पूरे मॉडल को। ये मैं खुली चुनौती देता हूं, लेकिन आज तक इस चुनौती को उन्होंने कम से कम शिक्षा में स्वीकार नहीं। फिर हम आते हैं हायर एजुकेशन। दिल्ली सरकार ने हमारे समय में, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने 4 नए विश्वविद्यालय बनाए और 6 या 7 नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन बनाए। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में पहले कहा था 70 कॉलेज, फिर कहा कि हम 20 कॉलेज नए बनाएंगे। चलो साहब 20 छोड़ो, 1 बनाते 2 बनाते। RTI में मुझे पता चला बड़ा आश्चर्य से कि 1 भी कॉलेज भी बना नहीं पाए। तो फिर पता चला कि साहब इन्होंने 2 नई यूनिवर्सिटियों की घोषणा की, एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। उनका भी मैं आपको सच बता देता हूं। 1992 में तब सम्मानित प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सिंगापुर गए थे और सिंगापुर सरकार से स्किल डेवलपमेंट पर एक एग्रीमेंट हुआ था दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने कहा हमें स्किल का इंटरनेशनल क्लास का एक दिल्ली में सेंटर बना, स्किल अपग्रेडेशन सेंटर, जौना या जौनापुर करके कोई जगह, वहां ये सेंटर बनाया गया। 1912 में बना, इसको 13 या 14 में एक कॉलेज बन जाना चाहिए था, हमारी सरकार हार गई, नई सरकार ने उसको टेक ओवर किया, वो सेंटर बनता चला गया। तो जहां प्लम्बिंग का काम, बढ़ई का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, ये वाला काम होता है, उसको इन्होंने आज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। मुझे किसी काम से परहेज नहीं है, तो हर काम को सम्मान से देखना चाहिए, लेकिन प्लम्बिंग में आप BSc क्या करोगे ये मुझे नहीं समझ में आता, कारपेंट्री में PhD क्या करोगे ये मुझे समझ में नहीं आता, इलेक्ट्रिकल काम में आप MSc क्या करोगे ये मुझे कम से कम समझ में नहीं आता। ये सम्मानित काम है, इनसे देश बनता है, लेकिन ये डिप्लोमा लेवल पर हर जगह पढ़ाए जाते थे, उसको केवल नामांकन करके इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाया। फिर इनके पीछे पड़े लोग साहब की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में क्यों प्रभाव होना चाहिए, मैं आपके सामने 2-3 आंकड़े देता हूं। पहले, आज से कोविड के पहले पूरे भारतीय स्तर पर स्पोर्ट्स गेम्स हुआ करते थे स्कूलों के, जिसमें गोल्ड मेडल अवार्ड होते थे। तो जब हमारी सरकार आई थी 1998 में, तो दिल्ली के स्पोर्ट्स स्कूलों को करीबन 130 से 140 गोल्ड मिला करते थे। आपको मैं बता दूं, और आप कम से कम दिल्ली की सराहना करोगे, जो आखिरी नेशनल लेवल के गेम्स हुए थे 2013 में, उसमें हम लोग 540 गोल्ड मेडल दिल्ली जीत के आया था। 540 गोल्ड मेडल, कहां 120 130, कहां 540। वो 540 भी आज 510 रह गए, और वो इसलिए क्योंकि स्विमिंग पूल बने, 140 स्पोर्ट्स की एकेडमीज बनी दिल्ली सरकार के स्कूलों में, और 40 से ऊपर स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स बने दिल्ली सरकार के स्कूल में। उसके बाद ना एकेडमी इंक्रीज हुई, ना स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इंक्रीज हुए, और स्विमिंग पूल 2 बने, और हमारा स्पोर्ट्स का दर भी गिरता चला गया। तो इन्होंने क्या किया, 2 बहुत बेहतरीन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की एकेडमीज हैं, मुख्यमंत्री जी के निवास के बगल में 2 स्कूल हैं, उन दोनों स्कूलों में 3000 बच्चों को बाहर किया, उनको दूसरे स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उन 2 स्कूल्स को एक यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया। अब क्या डिक्लेयर किया क्या नहीं किया वो तो ये जाने और इनका काम जाने। ये तो कथा थी हमारी हायर एजुकेशन की, हमारी शिक्षा की। एक और जो बहुत बड़े मॉडल की ये बात करते हैं, वो हेल्थ की बात करते हैं, उस पर भी आते हैं, स्वास्थ्य पे। दिल्ली में देखिए, दिल्ली का एक स्वरूप सबको जानना चाहिए।
कि दिल्ली के अस्पतालों में चाहे हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हों, चाहे भारत सरकार के हों, चाहे दिल्ली सरकार के हों, पूरे हिंदुस्तान से लोग हमारे यहाँ अस्पतालों में आते हैं। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, आसपास से। और दिल्ली ने हमेशा, क्योंकि कैपिटल रहा है, तो इसमें हर नागरिक का जो हिंदुस्तान का उतना ही अधिकार होता है जो कहीं और है। दिल्ली में 1998 में 98-99 में 18 अस्पताल हुआ करते थे और 4 से 4,500 सरकारी बिस्तर थे। दिल्ली सरकार के मैं बता रहा हूं, भारत सरकार के अलग थे, एमसीडी के अलग थे। जब कांग्रेस की सरकार हारी है तो 18 की जगह 39 हॉस्पिटल्स थे पूरे दिल्ली में और 4,400 की जगह 10,200 या 10,400 के करीब हॉस्पिटल बेड्स थे। ये क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था। और वही नहीं, जब हमारी सरकार हारी थी तो 7 अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जिसमें करीबन 2,500 से 3,000 से लेकर 4,000 के करीब न्यू बेड्स बनने वाले थे। पिछले 8 साल में एक भी नया अस्पताल नहीं बना, नॉट इवन वन सिंगल न्यू हॉस्पिटल। और जहां हमारे 10,400 के करीब बेड्स थे, आज केवल 12,400 के करीब टोटल बेड्स हैं। और मैं दुख के साथ कहता हूं, ये जो 7 सरकारी अस्पताल जो जितने निर्माणाधीन थे, अगर ये बन गए होते कोविड समय में, तो दिल्ली में जहां लाखों लोगों ने लाशें, मतलब मौत उनकी केवल सड़कों पे हो गई या एम्बुलेंस में हो गई, कम से कम अगर उनको किसी न किसी अस्पताल में बिस्तर मिला होता तो हो सकता है उसमें 10, 15, 20%, 30% बच गए होते। मैं ये नहीं जानता हूं कितने बच गए। मेरे हिसाब से ये डेरिलिक्शन नहीं है, एक तरीके से सरकार की तरफ से अपने निकम्मेपन से लोगों की हुई हत्या है। ये अगर बन गए हो तो उस समय दिल्ली सरकार ने बड़े मजे से कहा कि नहीं साहब, कोई नया अस्पताल नहीं बन रहा। फिर मैं मजे की बात बताऊं, 2 महीने पहले जो एक उनमें से अस्पताल द्वारका में था, जो आधा बन चुका था, उसको उन्होंने दोबारा बनाया और उसको इन्होंने इश्तहार में जगह जगह दे दिया कि केजरीवाल ने नया अस्पताल बनाया है। पहली चीज तो मैं बता दूं कि द्वारका का अस्पताल 2012 में प्लान हुआ, 2013 में उसका टेंडर हुआ और जनवरी 2014 में उसका कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। वो भी मेरे पास दस्तावेज है। और अस्पताल का अगर आप नाम सुन लेंगे तो आप जान जाएंगे कि कितनी उसकी इनॉग्रेशन की होगी। ना वो शहीद भगत सिंह के नाम पर है, ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर है। उस अस्पताल का नाम है इंदिरा गांधी अस्पताल। अभी केजरीवाल का बनाया है या कांग्रेस का बनाया है, ये तो आप लोग खुद तय कर लीजिए। हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल गिरती चली गई। हाँ, इन्होंने एक काम किया, मोहल्ला क्लिनिक का। इन्होंने ये सोचा कि साहब जो पूरी व्यवस्था दिल्ली की थी, क्योंकि दिल्ली में क्या था, दिल्ली में एक डिस्पेंसरी सिस्टम था। दिल्ली सरकार क्या करती थी, एनसीडी और एनडीएमसी जो हमारे यहाँ बाकी जो स्थानीय संस्थाएं हैं और कुछ जगहों पे कैंट, दिल्ली में डिस्पेंसरी का सिस्टम था। डिस्पेंसरी में क्या होता है, 4 या 5 बेड होते हैं, उसमें प्रजनन की भी व्यवस्था होती है, डिलीवरी भी आप कर सकते हैं, वहाँ आपको दवाइयाँ भी मुफ्त मिलती हैं, डॉक्टर भी आता है और मल्टीपल डॉक्टर आते हैं। मतलब स्पेशलिस्ट भी दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी में आती है। दिल्ली सरकार का पुराना सिस्टम रहा है। दिल्ली के किसी भी पुराने बाशिंदे से आप बात करेंगे तो वो जो सरकारी स्वास्थ्य की बात करता है तो डिस्पेंसरियों की बात करता है। हम लोग जब हारे हैं तो करीबन 560 के करीब दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियाँ थी। इन्होंने डिस्पेंसरियाँ कम करके उसको मोहल्ला क्लिनिक में कन्वर्ट की और छोटी छोटी मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह बनाई। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के पीछे सिस्टम क्या है? पहली चीज तो मोहल्ला क्लिनिक केवल खांसी, जुकाम और बुखार देखता है और उसी की आपको दवाइयाँ मिलती है। और ये जो आप सुनते हैं ना बार बार, फ्री हेल्थ तो दिल्ली में हमेशा थी, फ्री एजुकेशन तो दिल्ली में हमेशा थी। मुझे कोई याद नहीं कि दिल्ली सरकार के स्कूलों ने कभी 1 रुपया चार्ज किया हो या दिल्ली सरकार के अस्पतालों ने कभी 1 रुपया चार्ज किया हो। तो ये फ्री क्या देते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर इन्होंने मोहल्ला सिस्टम किया। मोहल्ला सिस्टम में एक ऑडिट आया था दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका कुछ समय पहले, उसमें यह बताया गया कि औसतन 40 या 45 सेकंड में एक पेशेंट देखा जाता है। अब आप लोग मुझे बता लीजिए कि जहां थर्मामीटर में कम से कम 1-1.25 मिनट लगना चाहिए, वहां 45 सेकंड में कोई कैसे एक मरीज को देख लेता होगा, मेरी तो समझ से परे। आप में से कोई डॉक्टर हो तो सकता है मुझे बेहतर जानकारी दे सकेगा। मेरे ख्याल से आला लगाकर पीठ ठोककर छोटी बार ऊपर नीचे करो तो भी 25-30 सेकंड जो इंसान के निकल जाते हैं। लेकिन इसके पीछे एक वही प्रथा है जो केजरीवाल की सबसे फेवरेट प्रथा है, वो ठेकेदारी प्रथा। आम आदमी के जितने क्लिनिक है, मैं आपके सामने इल्जाम लगा रहा हूं, इसमें 90% डॉक्टर स्थानीय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बिना किसी टेंडर, बिना किसी टेस्ट, बिना किसी सर्विस रेगुलेशन के इनको रिक्रूट किया जाता है लीज पर। और मजे की बात यह, इनको पर पेशेंट पेमेंट होती है और पर पेशेंट पेमेंट में भी कोई ऑडिट का तरीका नहीं है।
डॉक्टर ही अपने आप को शाम को सर्टिफाई करता है कि मैंने 100 लोग देख लिए, मैंने 200 लोग देख लिए, मैंने 500 देख लिए, और उसकी उनको पेमेंट हो जाती है। और मैं आपसे ये बात करके स्वास्थ्य की चर्चा खत्म करूंगा कि अगर इतना क्रांतिकारी होता मोहल्ला क्लिनिक, तो कोविड में सारे बंद क्यों हो गए? एक भी मोहल्ला क्लिनिक कोविड में नहीं चल रहा था, एक भी नहीं चल रहा था। नहीं तो आपको मालूम है, अगर एक भी चल रहा होता तो कम से कम 200 तस्वीरें उसकी आपने देखी होती, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी तो बेचारे जेल में आजकल, लेकिन शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के साथ अपने कम से कम 100-200 फोटो देखी होती। और वही नहीं, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू हुआ, वैक्सीनेशन तो आसान है ना, सिर्फ इंजेक्शन लगाना होता है। हम लोग भी सीख जाते हैं, जिनको डायबिटीज होती है हम भी अपने इंजेक्शन लगा लेते हैं, कोई नई चीज नहीं है। वैक्सीनेशन में भी मोहल्ला क्लिनिक उसके लिए वायबल नहीं पाए गए। तो स्कूलों में वैक्सीनेशन लगता है, सरकारी दफ्तरों में वैक्सीनेशन लगता है, प्राइवेट डिस्पेंसरीज में वैक्सीनेशन लगता है, कांग्रेस सरकार की बनाई हुई डिस्पेंसरियों में वैक्सीनेशन लगता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीनेशन भी नहीं लगता। भैया जहां इंजेक्शन भी ना लगे, जिसको हम लोग सुआ बोलते हैं हिंदी में, तो वो किस तरीके का हेल्थ सेंटर हो सकता है, ये तो आप लोग बेहतर जानेंगे। और मैं आखिरी बात कह के अपनी चर्चा अंत करता हूं, फिर कुछ सवाल अगर आपसे हो तो बड़ी खुशी से उनका जवाब दूंगा। इन्होंने ये भी बहुत कहा कि साहब मैंने दिल्ली में नौकरियां बहुत दी, और कहते हैं मैं हर घर में नौकरी दूंगा। ये बात भी कही है कि साहब 12.5 लाख नौकरियां मैंने पिछले कुछ दिनों में दे दी। तो हम लोगों ने आंकड़े निकालना शुरू किया। तो शायद आप लोग जानते होंगे कि एक राष्ट्रीय सैंपल सर्वे आता है, पिछले 4-5 साल से बंद है, जो सबसे मानक माना जाता है बेरोजगारी का। उसके हिसाब से दिल्ली में बेरोजगारी दर 1998-99 में 12.5%, 12.4%। जब हमारी सरकार हटी है 2013-14 में, तो वो गिर के 4.4% आ गया। फिर 2016-17 में बढ़ के 10% हुआ, फिर 9% हुआ। उसके बाद सर्वे खत्म हो गया, तो एक आपके गुजरात की एक बड़ी प्रसिद्ध संस्था है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI, जिसके आंकड़े भारत सरकार भी मानती है, जो बेरोजगारी का आंकड़ा लेते हैं। वो रिपोर्ट भी मेरे पास है, आप चाहे तो मैं आपको दे दूंगा। जनवरी 2020 यानी कोविड के हिट करने के पहले उसने दिल्ली की बेरोजगारी दर को 20% बताया था। यानी हर 5 में एक बच्चा दिल्ली में बेरोजगार घूम रहा था। उसको झुठलाने के लिए, क्योंकि मेरे लैपटॉप पे दिल्ली सरकार ने जल्दी से एक अपना सर्वे भी करवाया। अब वो अपना सर्वे, पोस्ट कोविड सर्वे में प्री कोविड के नंबर कैसे आते हैं, ये तो उन्हीं की तकनीक जाने। उस सर्वे में भी 20 नहीं, ये छुपा नहीं पाए, 11% बेरोजगारी निकली। तो कम से कम कांग्रेस के समय से इनके मानने पे दुगनी, अगर CMI को मानो तो 4 गुनी ज्यादा बेरोजगारी चल रही है। फिर हमने कहा चलो भाई, बेरोजगारी होती रहती है, सरकार ने दी होंगी ना कुछ नौकरियां। तो हमने एक RTI भेजा इनके एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टरेट को और इनके CM ऑफिस के द्वारा। उससे पूछा कि पिछले 7-8 साल में दिल्ली सरकार ने कितनी नौकरियां अरेंज की हैं लोगों के लिए। 12.5 लाख की क्लेम है ना। मालूम है क्या आंकड़ा निकल कर आया? 440। अच्छा हुआ 20 कम नहीं था, नहीं तो नंबर भी नहीं बोल पाते, क्योंकि वही इसकी पूरी कथा निकलती है। 440 इनका RTI बताता है कि हमने नौकरियां दी। मुझे तो डर ये है कि अच्छे खासी नौकरियां आती है गुजरात में, आप भी 440 के नंबर में कहीं गलती से भी ये प्रदेश वाले ना फंस जाना। ये वो आंकड़े थे, मैं थोड़ा बहुत आपके सामने बताना चाह रहा था। अगर आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। धन्यवाद। एक मिनट अनु, ठाकुर साहब, आपका सिर बहुत बड़ा है। ठाकुर साहब, कटवा दो। तो ठाकुर साहब तुम्हारा बात पलटा दो ना तुम्हारे। प्लीज एक मिनट, आप क्वेश्चन साइंटिफिक क्वेश्चन तो आपको प्लीज माइक तो आप तो बोलिए, माइक ला, माइक ला हेलो सर, आपने बताया कि जो काम किए हैं वो आपने किए हैं। अब
आपकी सरकार करके गई, तो आम आदमी पार्टी उसका मार्केटिंग कर रही है, उससे प्रॉब्लम है कि आपके काम आपको क्रेडिट नहीं दे रहे, उससे प्रॉब्लम है? देखिए, कोई सरकार आती है, अपना काम करती है, ये उसकी ड्यूटी होती है। हमने काम किया, मेरे हिसाब से बेहतरीन अच्छा काम किया। 2012-13 में माहौल बना, सरकार हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। जनता सबसे बड़ी है, वो जिसको चाहे चुनना चाहे, एक बार चुने 10 बार चुने। लेकिन बात बुरी तब लगती है या खोट तब दिखता है जब कोई दूसरा बिना कुछ काम किए उस काम को अपना बताता। बहुत सीधी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं कि आप कहते ना कि ये दिल्ली सरकार के कांग्रेस के बनाए स्कूल है, हम इसको बेहतर कर रहे हैं, इन्होंने 40 कमरे बनाए तो हम 4 बढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप किसी और के दिए हुए काम को और आप ऐसा दिखे, क्योंकि आपको याद होगा बीच में कई बार केजरीवाल ने कहा कि 70 साल दिल्ली में कोई काम नहीं, तो हमारी कहानी वहां से शुरू। आप कहते हैं कि 70 साल काम हुआ है, हमने उस काम को बढ़ाया है। हर साल ऐतिहासिक होता है ना। अगर पिछली बार मेरी 700 रुपए सैलरी थी, इस साल 701 रुपया है, तो वो ऐतिहासिक सैलरी है मेरे लिए। तो भले 1 रुपया बढ़ी हो तो चलो उसको मैं फिर भी मान लेता हूं, लेकिन 700 रुपए की सैलरी की जगह मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए, मुझे सस्पेंड कर दिया जाए, हर जगह आदमी कहे कि तुम्हें नौकरी लायक भी नहीं, और मैं कहता रहूं मुझे 10,000 की नौकरी मिल रही है, तो फिर सवाल तो बनता है। तो मेरा ये कहना है, इसलिए और कोई मुख्यमंत्री झूठ बोले तब बुरा लगता है। बहुत से कि मेरे पास आंकड़ों के उदाहरण है जिसमें मैं बता सकता हूं कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी सच जान के भी आंकड़ों को तोड़ते मरोड़ते नहीं है, सीधा झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार ये आके कहते हैं कि हमने फ्लाईओवरों पे पैसा बचाया, सुना आपने? ये एक वजीरपुर के फ्लाईओवर की बात बार बार बताते हैं। तो वैसे ये 6 फ्लाईओवर का उदाहरण देते हैं, मैं 6 का डेटा आपको दे देता हूं। चलो वजीरपुर के फ्लाईओवर की मैं आपको बात बताता हूं। वजीरपुर में एक फ्लाईओवर था जिसका 2012 में डीपीआर बनता है, ठीक है? डीपीआर बनता है उसका करीबन मेरे हिसाब से वो कोई 640 करोड़ या 630 करोड़ डेटा मेरे पास पड़ा है। उसके बाद दिल्ली सरकार के पास पीडब्ल्यूडी जाती है कैबिनेट में और कहती है हम एक पूरी नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। उस नई टेक्नोलॉजी के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2013 में टेंडरिंग होती है पूरे 6 फ्लाईओवर्स। तो जिसमें 420 का डीपीआर था वो 280 का टेंडर जाता है, जो 300 का डीपीआर था वो 180 का टेंडर जाता है, जो 600 का डीपीआर था वो 400 का टेंडर जाता है, जो 640 का डीपीआर था वो 420 का टेंडर जाता है। एक्चुअल अमाउंट का टेंडर होता है ना। इन्होंने क्या किया, वो सारे के सारे टेंडर 2013 में हो गए। फिर हमारी सरकार 2013 के अंत में हार गई। ये सब फ्लाईओवर्स तो 2015-16 में बन जाना चाहिए था। और मैं गारंटी से कहता हूं पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड से सारे फ्लाईओवर्स में डिले हुआ। कोई 18 में बना, कोई 19 में बना, कोई अभी तक नहीं बना है। उसी को ये क्लेम करते कि मेरी ईमानदार सरकार है। अब ये तो सफेद झूठ है ना। चलो टेंडर के बाद आप पैसा बचा लेते, और वो भी नहीं है। एक ऐसा फ्लाईओवर है जिसका 280 का टेंडर है, इन्होंने 330 करोड़ खर्च किए। एक का 303 का टेंडर है, 333 करोड़ खर्च किए। और अभी मैं आपको बता देता हूं एक और फ्लाईओवर चल रहा है जिसका मेरे पास आप चाहे तो इसी में प्रिंटेड रिकॉर्ड है। इन्होंने 1033 करोड़ का टेंडर किया, अभी तक 1340 करोड़ खर्च हो गया है और सिर्फ 60% उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। और मैं आप लोगों से एक और बात भी बता लूंगा, और ये मैं आपको गारंटी करता हूं, इनकी पीडब्ल्यूडी की आप वेबसाइट पर चले जाइए, ऐसा कोई आंकड़ा निकालिए। मैंने निकाले, जब मैं बैठा था इस पर, मैंने क्या किया, थानेदार निजामुद्दीन ने कंप्लेंट की कि साहब मुख्यमंत्री सीधे सीधे झूठ बोलता है, इसमें 420 का मुकदमा चलना चाहिए। ठीक है साहब, हमारे पास और क्या तरीका, हमारा ये कि हम और आप झूठ बोले तो लड़ाई हो जाएगी, सरकार मुझसे झूठ बोले तो कोई ना कोई तो इंसान के पास जगह होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है। ऐसे जो थानेदार मेरे पास आए, ऑफिस में आए, जो उनका आया उनका साहब मुझे एविडेंस दिखाइए। मेरे पास वो लिंक थे, मैंने वो लिंक खोले। एसएचओ ने कहा लिंक देखे सारे, उसने कहा हाँ साहब आपका डेटा सही है। अब स्वाभाविक है साहब, पुलिस वाला आता है, ऐसे ही आदमी डर जाता है, उसको चाय पानी समोसा तो खिलाएगा। मैंने उस आदमी को थोड़ा बहुत चाय पानी खिलाया, तो उसने कहा साहब इसकी मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। मैं वापस उसको लेकर आया, स्क्रीनशॉट्स के लिए खोलता चला गया, सारे के सारे में एरर 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 एरर। कोई भी वेबसाइट दोबारा नहीं खुली, न तब खुली न आज खुली। अब ये पारदर्शिता है, पारदर्शी सरकार है, कोइंसिडेंस है, डेलिबरेट है, ये तो आप जानो साहब। मेरे पास अभी भी वो रिकॉर्ड है, उसी वेबसाइट का जो एरर वाला है वो भी मैं छाप के लाया हूं, ओरिजिनल भी मैं छाप के लाया हूं। इसीलिए दिक्कत होती है कि जब सरकार इतना सफेद झूठ बोलती है। हेलो सर,
आप बता रहे हैं कि दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार ने ये किया वो किया, बहुत एक्सीलेंट वर्क किया, तो हम लोग दिल्ली के इलेक्शन क्यों हार गए? देखिए साहब, एक तो ऐसा है, दिल्ली के इलेक्शन आप विकास का मुद्दा उस समय नहीं था। उस समय महंगाई थी, उस समय एक बहुत बड़ी फीलिंग थी कि दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, उस समय भारत सरकार पर बहुत सा था। फिर आपको याद होगा एक निर्भय कांड हुआ था जिसमें सारी की सारी, जबकि पुलिस नहीं थी दिल्ली सरकार के सामने, ये कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार उसके लिए जिम्मेवार है। इस कारण से जो एक बहुत पॉपुलर सरकार थी मेरे ख्याल से, जिसने बहुत अच्छा काम किया, एक तरीके से जब होता है ना कि लोगों का एक मन समिट जाता है किसी सरकार का, ये 3-4 मुद्दे उसमें रहे। और उस भ्रष्टाचार की भी मैं आपको कहानी बता देता हूँ, क्योंकि कॉमनवेल्थ में जो कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ था उसका रोज केजरीवाल कागज लिए घुमा करते थे। तो मैं तो आज भी कह रहा हूं ना केजरीवाल साहब से, चलिए मेरी माता जी का तो देहांत हो गया, मैं तो हूं, एक इंक्वायरी करा लो यार मेरे ऊपर, एक तुम आयोग और एक पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट भेज दो, तुम्हारे पास लोकायुक्त को कंप्लेंट भेज दो, तुम्हारे पास सारी फाइलें तुम्हारे पास है, कोई फाइलें निकाल लो। एक जरा सा भी कतरा, देखिए भारत सरकार में कांग्रेस की सरकार नहीं, दिल्ली सरकार में हमारी सरकार नहीं, कुछ तो निकालो ना भाई, कोई भी सरकार कुछ तो निकालती ना। एक जगह केजरीवाल ने एक बयान दिया कि साहब एंटी करप्शन ब्यूरो मेरे पास नहीं है। ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो आपके पास नहीं, लोकायुक्त तो आपका है, लोकायुक्त तो आप अपॉइंट करते हो, फाइलें तो आपके पास है। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं विजय कुमार मल्होत्रा जी, एक दिन विजय कुमार मल्होत्रा जी ने मुझे ये कहानी सुनाई, कह लगे साहब जब मुख्यमंत्री बन गए थे दोबारा, तो हम बीजेपी का एक डेलीगेशन लेके केजरीवाल साहब के पास गए और कहा कि आप क्यों नहीं शीला दीक्षित को जेल में डाल रहे हो। तो एक विपक्ष कहता है सरकार से, आपके पास तो इतना सबूत है। तो केजरीवाल ने अपनी दराज में से इतना मोटा, ये बल्कि इससे ज्यादा मोटा एक 300-350 पेज का बंडल सामने रख दिया। तो विजय कुमार जी कह रहे, मैं और शायद कोई और नेता को उन्होंने नाम दिया, हमने कागज मोड़े अपनी तरफ, वो पलटने लगे और कहने लगे, हम लोग हंसने लगे मनी मन। वो 350 पेज पेपर की कटिंग थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग, हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग, किसी और अखबार की कटिंग, वेब की कटिंग। ये तो उस आदमी का सबूत है जिसे लिए घूमता। जहां तक निर्भय की बात है, इनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मैं शीला दीक्षित जैसा क्या कहते हैं लाचार मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। जब उनसे पूछा जाता है, राहुल कंवल है एक बड़े एमिनेंट जर्नलिस्ट, वो उनसे पूछते हैं कि दिल्ली सरकार के पास तो पुलिस है नहीं, आप क्या कर लोगे? कर लेंगे, मैं शीला दीक्षित जैसा लाचार मुख्यमंत्री नहीं हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो देखना मैं क्या करूंगा। और आज खुद कहते फिरते हैं कि दिल्ली सरकार मेरे पास नहीं है, पुलिस मेरे पास नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये तो आप तय कर सकते हैं कि इस तरह के मुख्यमंत्री पे आप भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं, अच्छे काम करने के बावजूद भी जो माहौल बना, एक तो भ्रष्टाचार का माहौल और दूसरा जो लड़की का एक उसके साथ जघन्य कांड होता, इससे हमारी को नुकसान। गुजरात में क्या कर रहे हैं? मतलब अभी दिल्ली की स्टोरी गुजरात में आप कर रहे हैं, गुजरात के इलेक्शन के लिए कुछ नहीं, देखिए आम आदमी भी तो दिल्ली की स्टोरी बेच रही है। बीजेपी के बारे में कुछ पता? बीजेपी के बारे में देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, कोई मुझे दिल्ली में आके दिल्ली के बारे में बताए तो मैं नहीं मानूंगा। आप बहुत सम्मानित हैं, बहुत जानते हैं, मेरे मित्रों अलग बात है। मैं कहूंगा भाई तुम कौन होते हो मुझे दिल्ली के बारे में बताने वाले? तो मैं कौन हूं आपको गुजरात के बारे में बताने वाला? मेरे अगल बगल दोनों सम्मानित कांग्रेस के लोग हैं। मेरा बड़ा सीमित, बड़ा संक्षिप्त कार्य है। मैं कांग्रेस का केवल एक छोटा कार्यकर्ता हूं, एक समय में सांसद था। आज मैं कोई बड़े पद पे हूं, बल्कि आपने स्पोक्स पर्सन कहा, मैं स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूं। लेकिन मेरा ये काम है कम से कम दिल्ली का सत्य, दिल्ली का कांग्रेसी होके, दिल्ली का पूर्व सांसद होके और दिल्ली का नागरिक होके, कि औरों से अपना सत्य शेयर करूं। ये बेच रहे हैं तो बता तो दूं, क्या तुम खरीदने वाले हो? सर हेलो हेलो सर, एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने अभी एक एलजी को कुछ रिपोर्ट भेजी है कि आरटीआई से नाम हुआ केजरीवाल का, और वो खुद आरटीआई में इंफॉर्मेशन देते नहीं है। आपने सारी इंफॉर्मेशन सब आरटीआई से बताई है और वो खुद को कट्टर ईमानदार बोलते हैं। तो करप्शन की सिचुएशन क्या है? इंफॉर्मेशन मिल रही है? देखिए नहीं मिल रही है। मैं जैसे कह रहा हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन तो हम लोग निकाल लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम पीडब्ल्यूडी में जब भी कॉस्टिंग का कोई चीज मांगते हैं नहीं आती है। जैसे ये जो क्लेम था टेंडरिंग का और फ्लाईओवर्स का, आज 3 महीने हो गए हैं। मैंने पीडब्ल्यूडी में आरटीआई डाल रखी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिख रखी है, मेल भेज रखा है 2-2, लेकिन आज तक जवाब नहीं आया। भाई मेरा ये, चलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, पूर्व सांसद तो हूँ, इतनी तो आपकी जिम्मेवारी बननी चाहिए कि एक पूर्व सांसद की चिट्ठी को एक्नॉलेजमेंट ही आप भेज दें।
पीडब्ल्यूडी से चिट वो तक नहीं आता है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जो अभी उभरने वाला, मैं इसलिए आपको डेटा नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मैं दिल्ली सरकार का डेटा देना चाह रहा था। मैं हाँ, एक बात रह गई क्योंकि मैंने अभी परसों तरसों सुना कि वो राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि 58,000 रुपए प्रति गुजराती पे कोई कर्ज पड़ा हुआ है आपकी सरकार का, तो उन्होंने बताया था कि बहुत बुरा हाल है। मैं आपको दिल्ली सरकार की फाइनेंसिस के बारे में 2 मिनट जरूर बता देता हूं। एक तो ये बार बार कहते हैं कि साहब दिल्ली हमेशा मुनाफे की सरकार रही, बिल्कुल सही है, और दिल्ली मुनाफे की सरकार 93-94 से है, आज से नहीं है। दिल्ली सरकार हमेशा मुनाफे की सरकार रही है, चाहे मदन लाल खुराना जी की दिल्ली सरकार रही हो, चाहे शीला दीक्षित जी की दिल्ली सरकार रही हो, चाहे केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार रही हो। बल्कि 2022 पहला बजट है जब हमारे यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि दिल्ली में कोई खर्चा नहीं होता है। हमारा कृषि का खर्चा 0 है, कृषि सिंचाई की सब्सिडी 0 है, इंडस्ट्रियल सब्सिडी 0 है, हमारे यहाँ ग्रामीण विकास 0 है, हमारे यहाँ अर्बन डेवलपमेंट में गरीबी उन्मूलन का एक भी कार्यक्रम नहीं चलता, हमारे यहाँ नरेगा का कोई कार्यक्रम नहीं चलता, और हमारे यहाँ बिजली पानी छोड़ के कोई सब्सिडी नहीं जाती। दिल्ली मालामाल शहर है। एक तो कोई आपको बताए कि दिल्ली किसी और प्रदेश में इंप्लीमेंट हो सकती है, वो झूठ बोल रहा है, और इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए। दिल्ली एक यूनिक एग्जाम्पल है। हम न केवल अपनी पुलिस का ही पैसा नहीं देते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइज की पेंशन भी भारत सरकार से जाती, दिल्ली सरकार से नहीं जाती। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ 2 बहुत बड़े कॉरपोरेशन हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और दिल्ली जल बोर्ड, जिसको दिल्ली सरकार ओन करती है। 2012, 13, 14 तक दिल्ली जल बोर्ड का घाटा था करीबन 12 से 14,000 करोड़, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड का था 14,000 16,000 करोड़, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का था करीबन 8,000 करोड़। आज दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का केवल घाटा 44,000 करोड़ है, और दिल्ली जल बोर्ड का घाटा 60,000 करोड़। और ये कहते हैं कि हम लोन नहीं लेते हैं। हमारे समय में टोटल भारत सरकार को हम 30,000 करोड़ ओन करते थे, आज हमारा 45,000 करोड़ का घाटा है। अगर हम दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड और डीटीसी का घाटा मिला लें तो हर दिल्ली के व्यक्ति पर 70 से 80,000 करोड़ के करीब पर पर्सन, पर कैपिटा डेट पड़ता है। आपका अगर 58,000 का, तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि दिल्ली जैसे धन ना हो के भी कम से कम आपकी सरकारों ने आपके घाटे को उस लेवल तक नहीं पहुंचाया, तो दिल्ली का पहुंचाया। और ये आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में डीटीसी में बसें एक नहीं खरीदी गई, पिछले 8 साल में एक भी सिंगल बस नहीं खरीदी गई। दिल्ली की पानी की व्यवस्था में बता देता हूं, जब हम लोग गए थे 920 एमजीडी हम लोग पानी बनाते थे, आज 921 एमजीडी पानी बनाते। एक वैसे ऐतिहासिक नंबर होता है, 920 की जगह 921। तो केजरीवाल कह तो सकता है कि ऐतिहासिक काम है, लेकिन बात एक की। हमारे यहाँ सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, हम लोग 610 एमजीडी सुएज ट्रीटमेंट करते थे, आज वो 590 को उतर कर आ गया। एक भी नया सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना पिछले 8 साल में। तो मेरा ये कि जब दिल्ली जल बोर्ड में कोई नया काम नहीं हुआ, जब डीटीसी में कोई नई बस नहीं आई, तो घाटा कैसे 30,000 करोड़ बच गया? घाटा कैसे 30,000 करोड़ बच गया? ये बताइए ना। जो ये बार बार इंक्वायरीज हो रही है दिल्ली जल बोर्ड पे और डीटीसी पे, जो हमारे एलजी साहब करा रहे हैं, ये भले ही कहते हैं कि उसके पीछे राजनीतिक द्वेष है, लेकिन बात यह है कि इन दोनों कॉर्पोरेशन में मैसिव फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ है, और जब मैसिव फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होगा तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो। सर आप मिसमैनेजमेंट बोल रहे, करप्शन नहीं बोल रहे। तो सर देखिए, मैं केजरीवाल की तरह नहीं हूं कि बिना सबूत के झूठ बोलता फिरूं और आपसे कहूं कि ये 350 पेज सबूत है, क्योंकि ये छप जाएगा। मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूं, इसलिए इस तरीके का झूठ नहीं बोलता हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने खरीदा कुछ नहीं, आपने बनाया कुछ नहीं, आपने नया काम कुछ नहीं किया, तो इतना बड़ा घाटा कैसे हो गया? और आप ये कह रहे हो कि हम जो आपने जल बोर्ड में जो कहते हैं ना हमने पानी फ्री दे रहे हैं, उसकी सब्सिडी दिल्ली सरकार देती है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने जो टिकट फ्री की है वो हमने करती है। दिल्ली में आज ये हाल है कि हमारी सरकार जब हारी थी तो 43 लाख पैसेंजर रोज चलता था दिल्ली की बसों में, आज 33 लाख पर आ गया है। बस ही नहीं है ना, हम लोग 9 लाख किलोमीटर चला करते दिन में, आज 4.5 लाख किलोमीटर मुश्किल से चल रहे हैं। तो आपने क्या किया? इन सब चीजों में सत्यानाश कर दिया। ठीक है, बाकी बड़े नंबर आप कुछ भी दिखाना चाहें। और मेरा आपसे निवेदन है कि आपको अगर लगता है कि ये फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ही है केवल, तो वो समझिए। मैंने कहा है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी हो सकता है और अंदर भ्रष्टाचार भी हो सकता है। ये इतना घाटा गया, उसका मेन वजह क्या? सबको मुफ्त में ये जो दे रहे हैं। देखिए, घाटे के दिल्ली जल बोर्ड में 2 कारण हैं। एक तो दिल्ली जल बोर्ड में जो पानी फ्री,
उसमें करीबन 4 या 5 हजार करोड़ का घाटा आता है हर साल। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ दिल्ली में सबसे बड़ी चैलेंज है स्वेज सिस्टम बनाने का। करीबन हमारे यहाँ 80-90% के करीब स्वेज है और दिल्ली में बेतहाशा अनऑथराइज कॉलोनीज, बेतहाशा स्लम्स ये डेवलप होते चले जा रहे हैं। केजरीवाल साहब ने क्या किया है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सारी जो स्वेज ट्रीटमेंट है, स्वेज कनेक्शन है, वो सारी की सारी दिल्ली में फ्री कर रखी है। कोई कहीं भी जाए, कैसे भी ले ले। मेरा ये कि जब वोट के चक्कर में 1 रुपया भी आपके पास इनकम नहीं आएगा तो डेट से ही वो इनकम पूरा होगा, क्योंकि खर्चा तो हो रहा है, वाटर ट्रीटमेंट पे जा रहा है, पानी आपका बाहर से आ रहा है, एम्प्लॉइज को आपको पैसे देना है। और यही हुआ है डीटीसी। एक तो डीटीसी में जो आपने महिलाओं को हटा दिया, और ये हाल है, मैं आपको बताता हूँ डीटीसी में ये केवल लॉस का नहीं है। मैं आपको एक आंकड़ा बल्कि सोचता हूँ उसको दिखाई दूं, क्योंकि वो नंबर में आपको गलत नहीं दिखाना चाहता। ये देख लीजिए, आप आंकड़ा दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा। जब हमारी सरकार थी तो दिल्ली में परमानेंट ड्राइवर थे 8,441। आज हमारे परमानेंट ड्राइवर रह गए हैं 5,334 और हमारे पास परमानेंट कंडक्टर्स थे 5,745 और हमारे परमानेंट कंडक्टर रह गए 185। ये सारे के सारे इन्होंने ठेकेदारी में डाल दिए। यहां से दिक्कत आ रही। जो आप बता रहे क्या हमने किया, परमानेंसी हटाई है, उससे क्या है, कमिटमेंट हट गया है। हम लोग टेम्पररी ड्राइवर रखने लगे हैं, टेम्पररी कंडक्टर रखने लगे हैं। इस कारण से भी एक तो टिकटें कम हुई है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, और जो हम लोगों ने परमानेंट हटाकर, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, बसें तो चल ही रही हैं, तो 100 आप समझ सकते हैं कि 185 कंडक्टर्स के साथ डीटीसी चल रही होगी, जिसकी आज भी 4-4.5 हजार बसें हैं, चल ही नहीं सकती। तो सारा का सारा इन्होंने ठेकेदारी प्रथा कर दिया है। जो सरकार कहती है कि मैं ठेकेदारी हटाऊंगा, मैं सबको परमानेंट करूंगा, आपने देख लिया शिक्षा में क्या हाल है, आपने देख लिया कंडक्टर्स में क्या हाल है, और इन्होंने नौकरी में क्या हाल किया वो तो आपने देख ही लिया। और मैं एक और सिस्टम बताता हूं, आप में से कई लोग दिल्ली गए होंगे, तो कभी आपने देखा है दिल्ली में कुछ पुलिस की वर्दी पहन के लड़के लड़कियां आके आपको बार बार पकड़ते कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते, या दिल्ली सरकार के, वो सिविल डिफेंस लिखा होता है। इन्होंने सिस्टम क्या किया है, दिल्ली सरकार में सारी रिक्रूटमेंट्स बंद कर दी है और 15-15 दिन के लिए सिविल डिफेंस के लिए लोगों को लेते हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, 15 दिन के काम के लिए उन्हें 7 से 18 से 20 हजार रुपया उनको मिलता है डिपेंडिंग ऑन सीनियोरिटी। तो सारा का सारा काम, वही कम से कम 40 से 45 हजार लोग को हर 15 दिन में ये नई एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और उसमें जो अधिकारियों ने सीधे सीधे मुझे बताया है कि विधायकों से लिस्टें जाती हैं, पार्टी से बैठ होकर लिस्टें जाती हैं और उन्हीं लोगों को सिविल डिफेंस में रखा जाता है। मैम ऐसा है कि कोई किसका फेवर कर रहा है तो चुनाव है, तो मेरा तो ये है कि अगर कंट्रोवर्सी है और उसमें जद्दोजहद है और आपसी लड़ाई है, इसका मतलब है एक जीवित इलेक्शन हो रहा है। पहली चीज तो जो बार बार लोग कहते थे कि साहब ये मिली भगत का चुनाव होगा, ये मिली भगत का चुनाव नहीं। दोनों हमारे कैंडिडेट काबिल हैं, राहुल जी ने भी कहा काबिल है, हम भी समझते हैं काबिल है। मैं भी एक कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा हूं, दूसरे को नहीं, लेकिन सम्मान दोनों का करते हैं। और एक बात तो निकल के आई है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव ने न केवल कांग्रेस के अंदर बल्कि आम जन में भी उतनी ही जिज्ञासा और उतने ही इंटरेस्ट पैदा किया है शायद कोई और चुनाव में। नहीं ऐसा नहीं है कि वो तो जब बनेंगे प्रेसिडेंट तब देखेंगे कैसे बनते हैं। भाई हम भी तो किसी न किसी उम्मीद से वोट करते हैं ना, हम भी तो कोई ना कोई नारा हमें सुनाई पड़ता है, कोई व्यक्ति का चरित्र दिखता है, हम उस आशा से करते हैं कि आज जो हमारी उनसे उम्मीद है उसमें वो खड़े बैठेंगे। नहीं होगा तो जैसे आप लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बदल देंगे 5 साल में, हम अध्यक्ष बदल देंगे 5 साल में। सर बीना गांधी परिवार का पार्टी अध्यक्ष ये बहुत टाइम बाद में ये हुआ, क्या सक्सेस होगा ये जो नया 100% सक्सेस होगा।
ये देखिए, हमारे दोनों जो कैंडिडेट हैं, चाहे शशि जी की बात करिए चाहे खड़गे जी, दोनों ने क्या कहा कि जो हमारे जितने बड़े नेता हैं, जिसमें गांधी परिवार के सदस्य हैं और उनसे सामंजस्य बना के, उनसे गाइडेंस लेके और उनके साथ मिलके हम लोग काम करेंगे। माफ करना, आपकी ओर से एक सवाल करना चाहता हूं कि हमारे केजरीवाल साहब ने जब राजघाट पे गए थे तो सौगंध दिया था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़ा है, वेलकम। लेकिन शराब पॉलिसी जो है महात्मा गांधी जी की, वो शराब पॉलिसी पर केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत विवाद भी हुआ है। जैसे आप कांग्रेस अध्यक्ष की विवाद की बात करें, जरा हम शराब पॉलिसी की विवाद का जान ले। साहब आए हैं तो उनसे थोड़ा सा 2 मिनट इस बारे में हम जानना चाहते। चलिए, जब आपने पूछ ही लिया, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई हमारी दिल्ली में। दिल्ली का सिस्टम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली में दिल्ली टूरिज्म और DSIDC जो हमारा दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, पुराने इतिहास से यही 2 शराब की दुकानें चलाता था, DTC और DSIDC। और कुछ जगहों पे शराब की दुकानें प्राइवेट को दी जाती थी, उसमें एक पॉलिसी बनी थी। और दिल्ली की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि स्कूल से 100 मीटर होने चाहिए, मंदिर मस्जिदों से होने चाहिए, गुरुद्वारों से होने चाहिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, इस टाइप की कुछ वहां प्रॉब्लम्स हैं। और इसमें दिक्कत होती है क्योंकि स्कूल बहुत है दिल्ली में, मंदिर मस्जिद हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल से नई दुकानें खुलती थी। सरकार अपनी दुकानें खोल लेती थी, प्राइवेट सेक्टर को दुकानें खोलने में दिक्कत होती थी, पर फिर भी दिल्ली में अच्छा ये सिस्टम था और थोड़ा सा कंट्रोल भी था इस कारण से, क्योंकि शायद और प्रदेशों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में थोड़ी सी हम लोगों को आदत है कि सांस्कृतिक रूप से हम शराब लेके थोड़ा उजबक टाइप के ज्यादा हो जाते हैं। तो अपने अपने इलाके का कल्चर होता है लिकर को लेके, इसलिए वहां की लिकर पॉलिसी हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रहती थी। अब केजरीवाल साहब का लिकर पे क्यों ध्यान गया मैं नहीं समझ सकता। और 2 चीजें मुझे आश्चर्यचकित करती हैं इनकी पॉलिसी की, क्योंकि एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं साहब समाजवादी विचारधारा का हूं। याद होगा उन्होंने सरदार भगत सिंह जी की तस्वीरें लगाते रहते हैं जो एक तरीके से कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट ज्यादा थे। तो ये तो हमेशा हर चीज में कहते थे कि निजीकरण हटाकर हमको हर चीज का सरकारीकरण करना चाहिए। तो ऐसी चीज जिसपे सरकार का अंकुश होना चाहिए उसका इन्होंने निजीकरण क्यों किया, पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा, उस नीति में क्या दिक्कत थी? भाई सरकार को इस बात की दिक्कत थी कि रोज मद की शराब नहीं मिल रही है, या हर मिनट नहीं मिल रही है, या हर सेकंड नहीं मिल रही है, या हर 10 मीटर में नहीं मिल रही है। मतलब नारियल का पानी बेच रहे हो आप, शराब बेच रहे हो कि आपको हर जगह पे ठेला चाहिए। तो इन्होंने जो बदला, हम लोगों को करीबन 8-9 महीने पहले से खबरें आने लगी थी, बल्कि थोड़े पहले से, कि साहब पंजाब के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड के, गोवा के, तो आप देखिएगा कि बड़े मजे की नई शराब नीति आएगी। और मैं पर्सनली इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि मेरा खुद एक नेफ्यू है जो इस बिजनेस में है, काम करता है किसी कंपनी के अंदर। वो मुझसे बहुत पहले कहा करता था, चाचू आप देखिएगा ये पॉलिसी निकल कर आएगी। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें कैसे मालूम है ये पॉलिसी निकल के आएगी? कहने के हमारे बॉस मिलके आए और यही पॉलिसी बताकर आए हैं सरकार। ये तो मैं कह सकता हूं तथ्य से हूबहू वही पॉलिसी निकल कर आई। हम लोगों को जो पता था जिन लोगों को मिलेगी उन्हीं को मिली। और दिल्ली में तो ये व्याप्त लोगों को पता है क्या पेमेंट हुई क्या नहीं हुई, ये तो वही जाने। लेकिन कोई 800 करोड़ कहता है, कोई 1200 करोड़ कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं तो उसमें नहीं जाना चाहता। सरकार की इंक्वायरी चल रही है, वो जानेगी। लेकिन जब कहते हैं ना कि जो सिस्टम काम कर रहा है उस सिस्टम में जब आप बदलाव लाएंगे तो या तो उसमें सिस्टम का स्वार्थ है या आपका स्वार्थ। इसमें सिस्टम का तो स्वार्थ नहीं दिखा, क्योंकि रेवेन्यूज कम हो गए, जो टोटल सेल हो रही थी उसके बनस्पत जितना हमको मिलना चाहिए था वो कम हो गया। DSIDC को या DTDC को सरकार की अपनी कंपनियों को 2% मिलता था सेल का क्या होता है कमीशन, प्राइवेट सेक्टर को 20% 12% कमीशन कर दिया। ये क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आया। ज्यादातर भी सरकार को ज्यादा कमीशन देना चाहिए। तो दिल्ली की लिकर पॉलिसी जो हम लोग हमेशा से सस्पेक्ट कर रहे थे कि जिन कस्में खा के ये सरकार आई थी उसका असली मकसद इन कस्मों के बिल्कुल विपरीत था। ये बिल्कुल उसका एक सार्थक एग्जाम्पल। सर सिसोदिया जी को अरेस्ट नहीं कर रहे अगर वो इसमें अब ये तो साहब उनसे पूछो आप पुलिस वाली कंपनियों से। ये तो थोड़ा आपस में इनका रहता भी है ना, हम लोग तो देखते हैं दिल्ली में किस तरीके से इनका रहता है। ये बार-बार बोलते थे कि सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएगा, सिसोदिया। अभी तक सरकार, ये तो साहब आप, मैं कह रहा हूँ जिनकी सरकार है उनसे पूछिए। मेरा तो ये है कि ये इस सरकार के खिलाफ सबसे वीक इलाकों में इंक्वायरी करते हैं। ये जगह नहीं है
मेरे क्या एस्टिमेशन है, इनके यहाँ क्या भ्रष्ट है क्या नहीं है, कभी आगे आप अलग समय देंगे तो उससे अलग बात कर लूंगा मैं।